नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से एस्पिरेंट का मुझसे एक सवाल था कि सर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, और बहुत ही हिंदी माध्यम के बच्चों का मुझसे ये सवाल था कि क्या सर हम सिविल सर्विसेज में आईएएस और पीसीएस में इकोनॉमिक्स को क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं कि नहीं। और हमारा मीडियम हिंदी था और मैं पिछले कई महीनों से इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन आज वो समय तब आया जब मेरे दोस्त जो पीसीएस ऑफिसर हैं ज्ञानेंद्र मिश्रा कानपुर से, उन्होंने मुझे फोन किया बहुत अरसे के बाद, और फिर उन्होंने अरुण पांडे को जो पीसीएस ऑफिसर हैं इलाहाबाद में, उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया, और फिर अमित सिंह को लिया जो केंद्रीय विद्यालय में है, और फिर मैं लखनऊ में दिग्विजय सिंह, मैं भी गेस्टेड ऑफिसर हूं। दोस्तों, जब सभी लोगों ने मिलजुल के बात की तो हम लोग इलाहाबाद 2005 में चले गए बात करते करते, जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे थे इकोनॉमिक्स में। और उस समय इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पूरा का पूरा, अगर मैं कहूं 95% हिंदी भाषी लोग थे, और सभी बच्चे गांव से आए थे, रिमोट एरिया से आए थे और हिंदी माध्यम से आए थे, और सबने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, और सब लोगों ने पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स रखा। फिर एकाएक हम लोगों को हवा लगा कि इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं मिल रहे हैं, और हमारे सीनियर फटाफट इकोनॉमिक्स को छोड़े और दूसरे सब्जेक्ट को लिए। एक दो बार देने के बाद उन्होंने फिर से ट्रैक चेंज किया, फिर इकोनॉमिक्स लिए और हिंदी माध्यम से बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे चयनित हुए। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात जो है हमारे सीनियर सुधीर सिंह से हुई। सुधीर सिंह सर और मैं एक ही साथ 2010 में आईएएस का इंटरव्यू दिए। अंतर सिर्फ इतना था कि मैं ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स छोड़ चुका था, जबकि सुधीर भैया इकोनॉमिक्स से ऑप्शनल दे रहे थे। सुधीर भैया भी छोड़ चुके थे इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स लिया और मुझसे भी कहा कि तुम इकोनॉमिक्स लो, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स नहीं लिया। अगर मैं आपको अपने व्हाट्सएप मैसेज को चेक कराऊं इस समय, तो आपको उनके नंबर्स के बारे में पता लगेगा। मैंने उनसे पूछा, मैं भूल गया था कि भैया आपका जो है आईएएस में इकोनॉमिक्स में नंबर कितने थे, तो उन्होंने दोस्तों जो नंबर बताए वो मैं अगर आप कहीं आपसे शेयर करूं, और मैं बहुत ही जल्द उनको लाने वाला हूं चैनल पे, उनसे सीधा बात कराऊंगा आपसे। उन्होंने जो नंबर बताया 2010 के आईएएस में 215 नंबर फर्स्ट पेपर में और 169 मतलब 169 नंबर सेकंड पेपर में। जरा सोचिए, 215 मार्क्स फर्स्ट पेपर में और 169 मार्क्स सेकंड पेपर में, कुल मिला जुला के आप सोचिए 380 नंबर से ज्यादा, 384 नंबर इनको मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। और उन्होंने लिखा मैसेज में कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की वजह से इस पोस्ट पे आया और मैं आईएएस में सिलेक्ट हुआ और आईआईटीएस पे जॉब कर रहा हूं। ऐसे कई लोग थे। ज्ञानेंद्र की बात बताऊं, उसने कहा मुझसे अभी कि एक ही चीज उसने कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हम लोग इकोनॉमिक्स से पीजी किए, सबने लगभग इकोनॉमिक्स छोड़ा मुझको छोड़ के, लेकिन इकोनॉमिक्स ने हम लोगों को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहने का मतलब यह था कि चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि क्या ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़ते हैं कि नहीं। हिंदी मीडियम में अगर सुधीर भैया को 215 नंबर मिल सकते हैं, और मेरा दोस्त एक और था तिवारी करके, 230 नंबर सेकेंड पेपर में पाया था, 230 आउट ऑफ 300 230। दोस्तों, यहां पे मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, कभी भी आप उसको छोड़िए मत। मेरे जीवन की एक बड़ी गलती थी कि मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया ऑप्शनल में। यद्यप मैं 3 बार आईएएस, क्योंकि लास्ट में सीसेट लागू हो गया था, 3 बार मैं आईएएस इकोनॉमिक्स दिया, और कभी भी इकोनॉमिक्स में मेरा जो है प्रीलिम्स नहीं रुका, क्योंकि 120 में 100 से वक्त तो मैं कर ही देता था। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, मैं खुद 2005 में पीजी करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट निकाला इकोनॉमिक्स से, और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एक ऑक्सफोर्ड मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट जिसको आप कहते हैं, वहां पे जब मैं नेट निकाला 2005 में दिसंबर में, किसी भी बच्चे का नेट नहीं निकला हुआ था। उसमें नेट निकालना इतनी बड़ी बात होती थी, और मैं खुद इकोनॉमिक्स छोड़ दिया। यूपीएससी में मैंने ज्योग्राफी और फिलॉसफी से एग्जाम दिया। दोस्तों, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। मैं यहां कुछ बातों को रखूंगा आपके सामने, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला कि क्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में हम रखें या फिर नहीं रखें। यह क्वेश्चन दो लोग पूछे हैं। एक वो बच्चे पूछ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, दूसरे वो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, और तीसरे वो बच्चे भी इस कैटेगरी में आएंगे जो कभी इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़े हैं।
तो मैं उन बच्चों के लिए सबसे पहले करूं कि जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिनका ग्रेजुएशन में पीजी में इकोनॉमिक्स नहीं, उनके लिए यह सब्जेक्ट नो डाउट टिपिकल सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स यूज किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में, उसको समझने में आपको नो डाउट टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऑल इंडिया लेवल पे आप देखेंगे बहुत आसानी से इस पे ट्यूटर अवेलेबल नहीं है कि जो आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को टीच कराए, पढ़ाए। तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब दो और कैटेगरी बचा, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए ये सब्जेक्ट सदाबहार है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की समझ आती है तो नो डाउट आप इकोनॉमिक्स से ही यूपीएससी दें। रहा बात हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो हिंदी मीडियम से अगर आपका ग्रेजुएशन पीजी में इकोनॉमिक्स है तो दोस्तों बिल्कुल अपने माइंड को डिविएट मत करिए, इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल पेपर के रूप में रखिए। अगर इकोनॉमिक्स में आपकी रुचि है, प्रेफरेंस है, चॉइसेस है, सिर्फ ये समझिए वो हिंदी मीडियम का बच्चा इकोनॉमिक्स ले सकता है जो इंग्लिश पढ़ सकता है और इंग्लिश पढ़ के समझ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। और अगर आप इसे रखेंगे एज ए ऑप्शनल तो ये आपको एक तो एसए में बहुत फायदा करेगा, एक एसए हमेशा इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, और प्लस जीएस में आपको बहुत हद तक इससे फायदा मिलेगा। देखिए जीएस थर्ड में यूपीएससी ने रखा हुआ इकोनॉमिक्स, लेकिन हमेशा आप देखिएगा जीएस 2 में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 में भी आ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं, और इंटरव्यू बोर्ड में आपसे इकोनॉमिक्स पूछा ही पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा कवरेज है यूपीएससी को, देखिएगा आईएएस या पीसीएस दोनों में। तो मेरा अगर मानना है कि अगर आपकी इकोनॉमिक्स में रुचि है और आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं लेकिन इंग्लिश के बुक्स को पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेरे जितने भी मित्र थे जिनका अभी मैं नाम ले रहा हूं, सब लोग हिंदी मीडियम से तो थे, लेकिन हम लोग इंग्लिश की बुक को पढ़ के नोट्स बना लेते थे, समझ जाते थे, अपने भाषा में लिख लेते थे। अगर ये कैपेबिलिटी आप में है कि इंग्लिश के बुक्स को पढ़ लें, नेट से चीजों को पढ़ के समझ सकें, न्यूज़पेपर को पढ़ के समझ लें, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शनल अगर है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि न सिर्फ ये ऑप्शनल में काम आएगा, एसए में, इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट, हर जगह आपका ये काम आएगा। इसलिए अपने मन से ये बिल्कुल भ्रम निकालिए और मेरी गलती आप बिल्कुल मत करिए, इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑथेंटिक्स बुक्स का चयन करना है। अगर आप ऑथेंटिक्स बुक्स का चयन करें, उस पर एक अंडरस्टैंडिंग बना लें, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। और डायनेमिक पोर्शन के लिए आप अगर थोड़ा सा इंटरनेट यूज करें, इंटरनेट से कुछ मैं साइट बता दूंगा, कुछ मटेरियल्स बता दूंगा, उसको पढ़ लें, और आप इकोनॉमिक सर्वे बजट को थोड़ा देखते रहें, तो आपके लिए यह सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो दोस्तों आइए मैं उन बुक को बता दूं कि किन किन बुक्स को आपको पढ़ना है जिससे आप आईएएस या पीसीएस में बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो बड़े कंसंट्रेशन से, बड़े ध्यान से उस बुक लिस्ट के बारे में हम चर्चा आपसे कर लें जो आपको आईएएस बनाएगा। डरिएगा मत, घबराइएगा मत, इकोनॉमिक्स का साथ मत छोड़िएगा, इकोनॉमिक्स आपका नैया पार लगाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपको जो है सबसे जो बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए वो डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की हिंदी में बुक आती है, उसके टक्कर की बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के और आप हिंदी समझ जाते हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए डॉक्टर एस.एन. लाल को, और हिंदी मीडियम है तो आप तो हिंदी मीडियम में बुक ही आती है। दूसरा है एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में लिखिए। इसके साथ साथ कुछ सियानिस आपको पढ़ना है, सिर्फ 3, इसके अतिरिक्त एक भी बुक मत पढ़िएगा। डॉक्टर एस.एन. लाल अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप अगर प्योर इंग्लिश वाले हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, 2 बुक पढ़िए, एच.एल. आहूजा और कुश्यानिस। इसके अतिरिक्त कोई भी तीसरी बुक मत पढ़िए। डॉक्टर एस.एन. लाल की बुक पढ़िए, एच.एल. आहूजा पढ़िए, कुश्यानिस पढ़िए, सिर्फ 3 बुक्स। कुश्यानिस अगर आप हिंदी मीडियम है इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मार्केट इतना अच्छा दिया है, कास्ट इतना अच्छा दिया है, इसको पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। तो 3 बुक डॉक्टर एस.एन. लाल माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, एच.एल. आहूजा और कुश्यानिस। और कुश्यानिस चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में बुक आती है, आपको पढ़ना है दोनों मीडियम वालों को। दूसरा आइए माइक्रो के अतिरिक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए मार्केट में बहुत ही बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे आप सैपिरो को ले लीजिएगा, चाहे आप डान बुक फिशर को ले लीजिए। आप इसमें आप जाइएगा तो बुक्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ 3 बुक आपको बता रहा हूं। एच.एल. आहूजा पढ़िए, एच.एल. आहूजा माइक्रो के लिए। R.T. फ्रियान, रिचर्ड टी फ्रियान को पढ़िए, और डान बुक फिशर और स्टार्स, सिर्फ 3 किताब पढ़िए। एच.एल. आहूजा मैं कहूंगा प्रत्येक किसी भी एच.एल. आहूजा
के संस्करण में जो सबसे अच्छा संस्करण है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एचएल आहूजा से आप बेस बनाइए। लेकिन रिचर्ड टी फ्रेयान, क्या बात है, जबरदस्त, इसको जरूर पढ़िएगा। रिचर्ड टी फ्रेयान और डानबुक फिशर एंड स्टार्च, ये तीनों का संस्करण है, कहीं भी ऑनलाइन मिल जाता है बड़े आसान से, 500 की लगभग बुक है, इसको भी आप पढ़िए क्योंकि एडवांस जो चीजें हुई हैं इसमें बहुत अच्छे से, और लैंग्वेज इसकी बड़ी सरल। तो दोस्तों अगर आपका माध्यम हिंदी है तो एचएल आहूजा तो हिंदी में मिल जाएगी, लेकिन रिचर्ड टी फ्रेयान और डानबुक फिशर और स्टार्च आपको इंग्लिश की बुक पढ़ के हिंदी ट्रांसलेट करना ही होगा, करना ही होगा। तो हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करिए। आइए इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड में आप जाइएगा तो बहुत बुक मिलेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 बुक बता रहा हूं। एचजी मन्यूर सबसे सिंपल और सबसे अच्छी बुक अगर मुझसे कहा जाए तो मैं एक लाइन में बताता हूं, एचजी मन्यूर। दूसरा है एमएल हिंगन, ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहें हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। फिर सेल्वाटोर जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब एचजी मन्यूर सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, सेल्वाटोर सिर्फ इंग्लिश में, एमएल हिंगन इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सिर्फ आप इसमें से एचजी मन्यूर सेल्वाटोर पढ़ लीजिए या फिर एमएल हिंगन और सेल्वाटोर, सिर्फ दो बुक लीजिए, सिर्फ 2। देखिए ना, यूपीएससी में साफ साफ बात है दोस्त, एक बुक को 5 बार पढ़ो, 5 बुक को 1 बार मत पढ़ो। सिर्फ छोटा सा आपके सामने मैं रखता हूं कॉन्सेप्ट कि एक बुक को 5 बार पढ़िएगा, 5 बुक को 1 बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आइए पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में बुक है एचएल भाटिया और डॉक्टर एसएन लाल। एचएल भाटिया इंग्लिश में है और एसएन लाल हिंदी में है। इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे जितनी भी डायनेमिक चीज होती है पब्लिक फाइनेंस में, चाहे जीएसटी के संदर्भ में हो, डायरेक्ट टैक्स कोड से संबंध में हो, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित हो, टैक्स कलेक्शन के संदर्भ में हो, जितने भी इंडियन पब्लिक फाइनेंस है उस सबसे ज्यादा अपडेट आपको मिलेगा इंटरनेट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाइए, बजट को देखिए, इकोनॉमिक सर्वे है, सब सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, डिफरेंट टाइप के इसके जर्नल्स हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहां बहुत हद तक काम आने वाला है आपका पब्लिक फाइनेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट डॉक्टर एसएन लाल की बुक आती है, पब्लिक फाइनेंस पे लोकबित हिंदी में आती है और एचएल भाटिया इंग्लिश में आती है। तो सिर्फ आप एचएल भाटिया ले लीजिए, एसएन लाल, और थोड़ा सा अपने को डायनेमिक बनाइए और इंटरनेट से जुड़े रहिए। मनी बैंकिंग की सूरज भान गुप्ता की बुक लिखिए और आरबीआई के साइट पे हमेशा इतनी प्रमाणिक और ऑथेंटिक चीजें अवेलेबल है दोस्तों आरबीआई की साइट पे कि आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी। हर जितनी भी चीजें हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी से, समय से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या रहा है, रिपो रेट्स कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चीज अवेलेबल है इकोनॉमिक्स का। अगर आप इकोनॉमिक्स पसंद है, इकोनॉमिक्स को छोड़िएगा मत, क्योंकि जिंदगी भर इकोनॉमिक्स आपको नहीं छोड़ेगा, आपको कभी बेरोजगार नहीं रहने देगा। मैं लिख के दावा कर सकता हूं कि हो सके कोई बच्चा प्लाज्मा फिजिक्स में काम करके फेल हो जाए, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स में फेल नहीं हो रहिएगा, क्योंकि पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड है। पूरा दुनिया के जो संबंध है आर्थिक डिटरमाइन है, तो इकोनॉमिक्स का स्कोप तो घटेगा ही नहीं। आप सिर्फ अपनी अभिरुचि बनाइए, टेस्ट डेवलप करिए, आपको ये जीवन पर्यंत साथ देगा। नोट करके लिख लीजिए कि दिग्विजय सर कुछ बोल रहे थे। तो दोस्तों मनी बैंकिंग में सूरज भान गुप्ता की बुक और आरबीआई की साइड जाइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर बहुत कोई आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक बेसिक बुक 2 है, इसमें आपको बता दूं, एपी थिल्वाल अच्छी बुक है, लेकिन बहुत इसमें करेंट डेवलपमेंट नहीं दिया है। बेस के लिए एपी थिल्वाल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही अच्छा दिया है। डॉक्टर एसएन सर की भी आर्थिक जो डेवलपमेंट की बुक है, आर्थिक समृद्धि की तकनीक, बहुत ही अच्छी बुक है। और डानबुक फिशर और स्वार्ट्ज में जब आप पढ़िएगा तो उसमें जैसे सोलो का मॉडल पूछा जाता है, हैरट्स के मॉडल्स पूछे जाते हैं, ये चीजें बड़ी अच्छी दी हुई है, इसको आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ एपी थिल्वाल, डॉक्टर एसएन लाल पढ़िए और फिशर स्वार्ट्ज तो आपके मैक्रो का है, उसी से काम आ जाएगा। लास्ट में बचा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मिश्राइन पुरी, दत्त एंड सुंदरम और डॉक्टर एसएन लाल साहब की आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना, मैं हट जा रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए, मनी बैंकिंग के लिए, ग्रोथ एंड डेवलप के लिए और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मिश्रा एंड पुरी, दत्त एंड सुंदरम, डॉक्टर एसएन लाल साहब की आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, सिर्फ 3 किताब पढ़िएगा। लिखने का थोड़ा सा अभ्यास करिएगा। आप नो डाउट अगर थोड़ा भी आप रुचि रखते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल कभी भी इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपको आईएएस और पीसीएस बनाने में सबसे मददगार विषय साबित होगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव करिए अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, और अगर आपकी इंग्लिश इतनी है कि आप इंग्लिश के बुक को पढ़ के समझ लेते हो और हिंदी में लिख देते हो, तो आपके लिए एकदम सुटेबल, एकदम ऑप्टिमम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इसको आप लोग पढ़िए
और अपने जीवन पर्यंत इसे मत छोड़िएगा। ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी निराश नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपसे मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इकोनॉमिक्स में अपने अभिरुचि को बनाइए। और फिर मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा कि दिग्विजय इकोनॉमिका की जो वीडियोज हैं उसको आप देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका की जो वीडियोज की क्वालिटी है, उसको वीडियो अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो देख के बताइए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इस चैनल के बारे में। आप हमसे बताइए कि जब आप इन्फ्लेशन उस वीडियो से देखेंगे, इन्फ्लेशन मेजरमेंट आप देखेंगे, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स उससे आप देखेंगे, चाहे आप पॉवर्टी के बारे में देखेंगे। अगर पॉवर्टी देख लें, नेशनल इनकम देख दें, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहां से आप पढ़ लें, और अगर आपको कॉन्सेप्टुअली क्लियरिटी न हुई तो मैं उसी दिन अपना चैनल बंद कर दूंगा। दोस्तों जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल। और मैं अब तो ऑप्शनल के लिए टेक्निक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाया, मैकिन्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, हैरेड डोमर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, उसको देखिए। आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा। एक दिन आप जरूर कहेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों हिम्मत मत हारिएगा, चलते रहिएगा, दौड़िएगा मत, थकिएगा मत, सिर्फ चलना है। मंजिल मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कि आशा का एक किरण थाम के और अपने मंजिल की तरफ सिर्फ और सिर्फ चलते हैं, रुकते नहीं हैं। तो चलिए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।